राह रो बच के चल दरख्तों से, धूप दुश्मन नहीं है साए हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। पीएम नरेंद्र मोदी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी जिस तरह अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नए नए पैंतरे आजमाता है, वैसी ही तरकीब मोदी जी भी अपनाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें देश को चौंकाने में मजा आता है। आप याद कीजिए कैसे पीएम मोदी सीधे पाकिस्तान पहुंचकर वहां के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ के घर दावत में शरीक हो गए थे। नोटबंदी का फैसला मोदी जी ने अचानक देश को सुनाया था। आधी रात को संसद को सजा करके जीएसटी की घोषणा मोदी जी ने की थी और इसे आर्थिक आजादी बताया था। जब देश कोरोना से डर रहा था तो मोदी जी ने लोगों को बालकनियों में खड़े करवा करके उनसे तालियां और थालियां बजवा ली, फिर दिए जलवा लिए। उसी दौर में एकदम से लॉकडाउन का ऐलान तो आपको याद होगा ही। इसी तरह कृषि विधेयक पारित होने के विरोध में किसानों का आंदोलन देश में चलता रहा तो मोदी जी ने एक बार भी किसानों से खुद बात नहीं की, बल्कि कहा कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, और उसके कई महीनों बाद एक सुबह अचानक कह दिया कि मेरी तपस्या में ही शायद कोई कमी रह गई है, और फिर कृषि कानून वापस ले लिए। अब मोदी जी ने भले कृषि कानूनों पर यू टर्न ले लिया, लेकिन देश को चौंकाने वाली आदत उनकी बरकरार है, और इसका ताजा उदाहरण अग्निपथ योजना के ऐलान से देखने को मिला है। सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले नौजवान इंतजार में थे कि कब भर्तियों की घोषणा होगी, और इधर सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। सैनिकों की जगह अग्निवीर नाम भी सरकार ने दे दिया। मोदी जी देश को अग्निपथ पर चला पाते, इससे पहले युवाओं ने ऐसा आक्रोश दिखाया कि देश में जगह जगह नाराजगी का ज्वालामुखी फूट पड़ा। देश का बड़ा हिस्सा गुस्से और दुख की आग में जल रहा है, लेकिन जब देश जल रहा था तो उस बीच मोदी जी अपनी माता जी के 100वें जन्मदिन पर आशीर्वाद ले रहे थे। जरा इस विजुअल को देखते हैं। तो देखा आपने, जब मां भारती अग्निपथ की आग में झुलस रही थी, तब मोदी जी अपनी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए गुजरात में उनके पास पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी मां के पैर धोए, उनकी आरती की। इसके साथ ही मोदी जी ने पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित 11वीं शताब्दी के महाकाली मंदिर के शिखर पर ध्वजा भी फहराई। यह दृश्य देखकर साफ समझा जा सकता है दोस्तों कि पीएम के लिए कौन सी बातें मायने रखती हैं और कौन सी बातें मायने नहीं रखती हैं। देश के हजारों युवा इस वक्त पीएम से नौकरी और भर्ती को लेकर आश्वासन चाहते हैं, लेकिन मोदी जी चुनावी प्रदेश गुजरात यानी अपने प्रदेश में चले गए। पिछले कुछ दिनों में देश में कई तरह से उथल पुथल मच गई है। मई के आखिर यानी 26 मई को नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान, उससे एक विवाद और एक तूफान खड़ा हो गया है जो अभी तक शांत नहीं हुआ है। नुपुर शर्मा तो न जाने कहां गायब हो गई हैं, किस गुफा में शरण ले चुकी हैं नुपुर शर्मा ये नहीं पता। लेकिन इधर मुंबई की पुलिस 5 दिनों तक दिल्ली में नुपुर शर्मा को खोजती रही, मगर नुपुर शर्मा नहीं मिली। इधर उनके बयान का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने अपना जोर दिखाया, बुलडोजर चलवाए। धर्म के नाम पर लगी आग के बीच विपक्ष को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का दौर भी शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। अपने नेता के साथ हुए इस दुर्व्यवहार से नाराज कांग्रेसी शांतिपूर्ण ढंग से विरोध के लिए उतरे तो पुलिस ने उन पर भी सत्ता की लाठी चलाई। यह हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब अग्निपथ की आग में देश को झोंक दिया है। देश में घरेलू मोर्चे पर तरह तरह से अशांति फैली हुई है, जिससे देश कमजोर हो रहा है। मगर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की फिक्र अब भी अपनी मजबूती और सत्ता हासिल करने की ही है। तभी तो राष्ट्रपति चुनावों के लिए बीजेपी जोड़ तोड़ की कोशिशों में लग गई है। हालांकि इस बार विपक्ष ने भी एकजुट होकर ऐसा जाल फैलाया है कि बीजेपी उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से इस बात की ही पड़ताल करेंगे कि बीजेपी किस तरह से चौतरफा घिर गई है। साथ ही समझेंगे कि क्यों बीजेपी के सहयोगी उससे दूरी बना रहे हैं। क्या अग्निपथ योजना में जल जाएंगे बीजेपी के 50 साल सत्ता में रहने के अरमान? लेकिन सबसे पहले यह देखते हैं कि मोदी जी फिर से चुनावी राज गुजरात में आखिर क्यों पहुंच गए।
शनिवार को पीएम मोदी एक बार फिर अपने गृह नगर गुजरात पहुंचे, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। वैसे मोदी जी के इस दौरे में राजनीति से ज्यादा पारिवारिक कार्यक्रम की चर्चा रही। उनकी एक तस्वीर और ब्लॉग सोशल मीडिया पर खूब चले। दरअसल पीएम मोदी ने शनिवार को अपनी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर गांधीनगर के उनके घर पर मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर अपनी मां के पैर धोए। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित हुई। इसके अलावा मां के जन्मदिन पर मोदी जी ने एक ब्लॉग भी शेयर किया है, जो नरेंद्र मोदी वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने अपनी मां के साथ बचपन में गुजारे दिनों का भावुकतापूर्ण जिक्र किया है कि किस तरह संघर्षों में उनकी मां और पिता ने उन्हें पाला है। इस ब्लॉग में मोदी जी ने अब्बास नाम के शख्स का जिक्र किया, जो उनके पिता के दोस्त का बेटा था। मोदी जी ने लिखा है कि पिता के दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह मां अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थीं। ईद पर मां अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थीं। तो मोदी जी ने जिस तरह अपने बचपन के साथी अब्बास को याद किया, वो वाला हिस्सा सोशल मीडिया पर खूब चला। बहुत से सवाल भी उठे। खैर, मोदी जी को इन सवालों से शायद कोई लेना देना ना हो। वैसे पिछले 8 सालों में मोदी जी अपने जन्मदिन पर तो अपनी मां के साथ कैमरे के सामने नजर आए हैं, लेकिन यह शायद पहला मौका था जब मां के जन्मदिन पर वो उनसे मिलने पहुंचे। मां का 100वां जन्मदिन मनाने के बाद मोदी जी ने एक मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई। बताया जाता है कि गुजरात के पंचमहल जिले में महाकाली मंदिर में पिछले 500 सालों से ध्वजा नहीं फहराई गई थी। मंदिर के मूल शिखर को सुल्तान महमूद बेगड़ा ने 15वीं शताब्दी में चंपानेर पर आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया था। उसके तुरंत बाद मंदिर के शीर्ष पर एक मुस्लिम संत सदानंद शाह पीर की दरगाह बनाई गई थी। दरगाह की देखभाल करने वालों से बातचीत करके दरगाह को मंदिर के नजदीक एक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। वहां विशेष रूप से पहुंचा दिया गया उस दरगाह को, और अब मोदी जी ने मंदिर के शिखर पर पताका फहरा दी है। मोदी जी के शासनकाल में धार्मिक झंडा बुलंदियों पर लहरा दिया गया। अब सवाल यह है दोस्तों कि देश में धर्म के नाम पर उत्पात मचाने वालों को क्या मोदी शासनकाल में कोई सजा मिलेगी, या फिर उन्हें यूं ही आग उगलने दिया जाएगा? क्या नुपुर शर्मा का पता चलेगा कि वो कहां गई हैं या भेज दी गई हैं? कुछ पता चल पाएगा क्या? पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ कई शिकायतें पुलिस में दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर मुंबई के पायुधनी थाने में भी दर्ज हुई है, जिसमें अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 जून तक नुपुर शर्मा को पेश होना है। मगर नुपुर शर्मा कहां हैं, ये किसी को पता नहीं है। मुंबई पुलिस 5 दिनों से दिल्ली में बैठी हुई है कि नुपुर शर्मा को आमने सामने समन दे, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं है। तो अब उन्हें ईमेल के जरिए समन भेजा गया है। वैसे इससे पहले दिल्ली पुलिस भी नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि दिल्ली पुलिस ने जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की, उस पर निगरानी रखना जरूरी नहीं समझा। नुपुर शर्मा के बयान के कारण देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया। कई जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और एक बार फिर अल्पसंख्यकों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई का जोर चला। कहीं बेगुनाहों को पुलिस के अत्याचार सहने पड़े और इधर नुपुर शर्मा खुद को बचाने के लिए कहीं चली गईं और दिल्ली पुलिस अनजान बनी रही। जेएनयू में छात्रों पर हुई हिंसा की तस्वीरें आपको याद होंगी दोस्तों। कैसे एक नकाबपोश लड़की हाथ में लाठी लिए हुए भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रही थी। उस लड़की की पहचान कोमल शर्मा के रूप में हुई थी, जिसका आज तक कुछ अता पता नहीं है। अब नुपुर शर्मा मामले में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। इस शासन में यह भी मुमकिन हो गया है कि कोई शख्स अचानक कहां चले जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता। आप याद कीजिए विजय माल्या को, याद कीजिए नीरव मोदी को, याद कीजिए मेहुल चौकसी जैसे लोग जो हजारों करोड़ लेकर चले गए, और अब नुपुर शर्मा जैसे लोग हजारों लोगों का जीवन दांव पर लगाकर गायब हो गए हैं। उनकी करतूत से देश में आग लगी, और ये आग बुझ पाती इससे पहले एक दूसरी आग लग गई है, और वो आग है अग्निपथ योजना की। सरकार का इरादा तो था देश में अग्निवीर तैयार करने का, ताकि रोजगार का वादा कुछ हद तक पूरा हो जाए और बाद में पेंशन देने की जिम्मेदारी से भी मुक्ति मिल जाए। मगर सरकार के इरादों पर अभी नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ा है। मोदी जी ने सत्ता संभालते ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो देश में कुछ नया और कुछ बड़ा करने आए हैं। भारत यानी इंडिया के लिए उन्होंने न्यू इंडिया का सपना दिखाया।
इस नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का इरादा दिखलाया। विकास से जुड़े हुए कई लुभावने नारे दिए। इन सब को देखकर लगा कि देश विकास के पथ पर चलेगा, लेकिन ये तो पुरानी सरकारों वाली भाषा लगती, इसीलिए मोदी सरकार ने ये तय किया कि देश अग्नि पथ पर चलेगा। वैसे बता दें कि मोदी सरकार के पिटारे से निकली इस ताजा तरीन स्कीम में न तो फिल्म अग्निपथ का कोई सीन है और न ही ये हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ से प्रेरित है। आप याद कीजिए कि उस कविता में तो बच्चन जी ने लिखा है कि ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। मगर मोदी सरकार वाले अग्निपथ में महानता का कोई दृश्य नहीं दिख रहा है। मनुष्य चल नहीं रहा है, बल्कि नौजवान चलती ट्रेनों और बसों को रोक रहे हैं। वो लाचारी में आंसू, पसीना और खून सब बहा रहे हैं। वर्दी दो या फिर अर्थी दो जैसे नारे लगाने पर देश के नौजवान मजबूर हो गए हैं और एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या नौजवानों का गुस्सा मोदी सरकार पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इन्हीं नौजवानों ने हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे पर बीजेपी को जीत दिलवाई थी। उसके बाद इन युवाओं में स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का जोश भरा गया। ये जोश काम नहीं आया तो आत्मनिर्भर भारत का पाठ पढ़ाया गया। इस तरह बीजेपी अपनी सत्ता कायम करने की तैयारी करती रही, मगर इस बार जिस तरह युवा खासकर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जैसे हिंदी बेल्ट में मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, वो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। अगर युवाओं का गुस्सा इसी तरह जाहिर होता रहा दोस्तों, तो अगले 50 साल तो छोड़िए, 2 साल बाद यानी 2024 में ही बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी बीजेपी से देश संभल नहीं रहा है, यह बात कई मोर्चों पर जाहिर हो चुकी है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की नाकामियां जनता के बीच जाहिर करते रहे हैं। उसके फैसले पर सवाल उठाते रहे हैं। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक और कृषि कानून से लेकर सरकारी नौकरियों में भर्ती तक राहुल गांधी ने जिन बातों का डर दिखलाया वो सच साबित हुई। राहुल गांधी के सच कहने और सुनाने की हिम्मत से सरकार का परेशान होना लाजिमी है और इसीलिए शायद उन पर नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टर की जांच बिठा दी गई है। हालांकि राहुल गांधी इस जांच से भी परेशान नहीं हुए हैं और वो अब भी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना वापस लेने की सलाह देते हुए मोदी सरकार के लिए शनिवार को ट्वीट किया है कि 8 वर्षों से भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का लगातार अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। राहुल गांधी के ये तेवर मोदी सरकार को परेशान कर सकते हैं। वैसे विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि बीजेपी के अपने सहयोगी भी इस मुद्दे पर सरकार की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार बंद का ऐलान किया गया। इससे पहले नाराज लोगों ने ट्रेन जलाने से लेकर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान खूब किया है। बीजेपी नेताओं के घरों को भीड़ ने अपना निशाना बनाया, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू में दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। इससे पहले जातिगत जनगणना और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दोनों दलों में तनातनी हो चुकी है और अब अग्निपथ योजना पर खुद नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जेडीयू ने भी कहा है कि बीजेपी को इस योजना की घोषणा करने से पहले उनके साथ चर्चा करनी चाहिए थी। तो जेडीयू के ये तल्ख तेवर बीजेपी की परेशानी न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रपति चुनाव में भी बढ़ा सकते हैं। अभी बीजेपी इस हाल में नहीं है कि जिसे चाहे उम्मीदवार बना ले और जिता भी ले, बल्कि इस बार विपक्ष जिस तरह से एकजुटता दिखा रहा है उसमें बीजेपी को हारने का डर लग रहा है। इसीलिए पहले राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों से बात करके सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की। अब बीजेपी की सभी राज्य इकाइयों और सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए 14 सदस्यीय दल का गठन किया गया है ताकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी जिसे भी उम्मीदवार बनाए उसे जिताने में सफलता हासिल हो। बीजेपी की ये तमाम कोशिशें इस बात का सबूत हैं कि बीजेपी हार के डर से बुरी तरह से डरी हुई है। अभी उसके सामने राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात की सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। इन चुनौतियों में बीजेपी फेल हो गई तो फिर 2024 में उसे पैवेलियन लौटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मैदान में विपक्ष के साथ साथ देश का नौजवान भी उतर आया है। जय जवान जय किसान वाले देश में पहले किसानों की नाराजगी और अब जवानों और नौजवानों का गुस्सा घातक साबित हो सकता है।
खैर, शायर कफील आजर अमरोही ने ठीक ही फरमाया है कि दिल में उतर के बुझ गई यादों की चांदनी, दिल में उतर के बुझ गई यादों की चांदनी, आंखों में इंतजार का सूरज पिघल गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।